गुड। हाँ, अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक ठाक हैं आप लोग? अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। इस मर्तबा गुड इवनिंग भाई, हाँ गुड इवनिंग। और उम्मीद है आप लोग सब लोग ठीक ठाक होंगे एंड आई विश कि आप लोग एहतियात भी कर रहे होंगे, क्योंकि माशाल्लाह सारे डॉक्टर साहिबान हैं, हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं। और हबीबुल्लाह वालेकुम अस्सलाम, नौरीन वालेकुम गुड इवनिंग। और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होगा। अगर आपको मेरी आवाज़ और तस्वीर बिल्कुल ठीक ठाक आ रही है तो काइंडली बताइएगा। अभी 16 लोग हैं, कुछ लोगों का वेट कर लें, 19 हो गए, थोड़ा वेट कर लेते हैं। हाँ, ताकि वो लोग भी हमें ज्वाइन कर लें थोड़ी देर में। आपको आवाज़ आ रही है, तस्वीर आ रही है बिल्कुल ठीक, तो मुझे बता दीजिए। अच्छा जी, थैंक यू। ओके ओके, गुड गुड गुड, एवरीथिंग इज परफेक्ट। ओके, हिरा जुल्फकार वेलकम। बच्चों रुक जाओ, रुक जाओ, थोड़े से बच्चे और आने दो ताकि हम फिर स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में अगर किसी को कोई बात समझ नहीं आई या प्रीवियस लेक्चर में कोई और बात आपको वालेकुम सलाम खदीजा, कोई और बात आपको समझनी है तो मुझे बता दीजिए, ताकि मैं आपको वो उसके बारे में बता दूं। उम्मीद है उम्मीद है आप सब लोगों ने वो लेक्चर अटेंड किया होगा, क्योंकि अटेंडेंस तो ठीक थी, काफ़ी लोग थे उसमें और अटेंड भी किया था। सुमैया, मैंने प्रीवियस लेक्चर नहीं लिया, क्यों? चलो कोई बात नहीं, अच्छा लेक्चर था, मजे का था, ग्राफ्स बनाए थे हमने शायद, है ना? प्रीवियस लेक्चर ग्राफ का था ना? ग्राफ्स पे था। मरियम ने भी नहीं लिया, सुमैया भी नहीं लिया। चलो ये वाला हम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है? ये टॉपिक है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद फिर मैं आपको जो है ना वो रिवाइज करवा दूंगा। ठीक हो गया? कितने लोग हैं? अभी 24 हो गए हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज करते हैं भाई, लोग जो हैं पाइपलाइन में, यानी कि जो आ रहे हैं वो जल्दी से आ जाएं फिर। जी मरियम, कोई बात नहीं, हम लोग करेंगे इंशाल्लाह, इसको रिवाइज कर लेंगे लेक्चर को। बुशरा एंड मुबीन प्रेजेंट सर। वालेकुम सलाम जेनिफर प्रेजेंट, वेलकम टू द लेक्चर। बच्चों कम फास्ट। सना कयूम 27 हो गया जो। नुदरत वेलकम। कोरोना में ड्यूटी किस किस की लगी है भाई? कौन कौन है? बहादुर बच्चा, हाँ बहादुर बच्चा कौन कौन है? नुदरत को तो मैंने वेलकम कहा है अभी, हैं? नुदरत आपकी ड्यूटी कोरोना में लगी है, हुआ ही है।
उसके बाद आपको छुट्टी मिली थी खदीजा, कोरोना में ड्यूटी, चलो कोई बात नहीं। अच्छा अभी भी आपकी ड्यूटी है, ठीक है, ओके गुड। नीलम राशिद, आई एम फाइन, इवन फाइनेस्ट। गजाला, वेलकम। अच्छा जी 15 डेज हैं, वाओ, गुड हो गया। अच्छा ये हर जगह कहीं कुछ 1 वीक की हो रही है लीव, कहीं पे 15 डेज की हो रही है, डिफरेंट है ना सब जगह पे। मेरा ख्याल है म्यू में कुछ और है, सर्विसेज में कुछ और है। क्योंकि मैंने जिससे भी पूछा है उनकी अलग स्टोरी होती है। ले जी 29 के बाद अब 30th स्टूडेंट बड़े ही ढीले तरीके से आए हैं तो अब पता नहीं कौन आया है। बहरहाल आते जाएंगे स्टूडेंट्स, ज्वाइन कर लेंगे, हमें 5:15 होने लगे हैं तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे, वालेकुम सलाम मुसर्रत, आज हम बात करेंगे हमारे एससीक्यूज की। हम्म, आपको मैंने बताया था कि बायोस्टैट के पेपर में आपके एमसीक्यूज और एससीक्यूज वाइटल रोल प्ले करते हैं आपको एग्जाम में पास कराने के लिए, ठीक है। मींस के आपके पेपर के दौरान आपको इन पर खसूसी तवज्जो देना होती है, ठीक है। अच्छा जेनिफर, ठीक है, आई गॉट इट, समझ गया, अदले का बदला है, ठीक है। तो जनाब हमारे जो एससीक्यूज हैं वो आपको एक एक नंबर का 4 या 5 एससीक्यूज आते हैं, वन लाइनर होते हैं सिर्फ, ठीक है। एक लाइन में आपको उनका आंसर करना होता है, वो इतने छोटे छोटे होते हैं, उसका एक ही मार्क आपको मिलता है। जैसे कि आपको पर एमसीक्यू आपको एक ही मार्क मिलता है, इसी तरह से आपके एससीक्यूज हैं शॉर्ट ऐसे क्वेश्चंस, उनके भी आपको एक एक नंबर ही मिलता है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे हमारे मैंने चूज़ किए हैं, मैं आपको जो ये बुक मैंने बुक में से लिए, और बुक वाले सारे भी हमने नहीं करने, ठीक है। उसमें तो कोई 100 प्लस है, तो वो सारे हमने नहीं करने, क्योंकि वो सारे करने की ज़रूरत भी नहीं है। अब ये जितने भी मैं आपको करवाऊंगा इंशाल्लाह ताला पेपर इससे बाहर नहीं होगा, इसी में से एग्ज़ाम आएगा आपको, ठीक हो गया। और बात ये है कि ये आपको बायोस्टैट का पेपर मैं इसीलिए आपको इम्पोर्टेंस उसकी बताता रहता हूँ कि अनिका इज नॉट, और अनिका इज अटेंडेंट, चलो सम इशू रिगार्डिंग मेल, चलें ठीक है, उनको हम प्रेजेंटेशन दे देंगे। वालेकुम आलिया, वालेकुम सलाम, ठीक है, उनको दे देंगे हम। तो ये इसीलिए मैं उसकी इंपॉर्टेंस बताता रहता हूँ कि आपको इस पेपर में बचाने वाली जो चीज़ है बायोस्टैट का पेपर है, क्योंकि आपको पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं। रिपीट मैंने इसमें यही करना था कि आपको एससीक्यू के जो मार्क्स हैं वो उनको कभी भी पसे पुश्त नहीं डालना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए, क्योंकि आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं इसके, ठीक है। और एमसीक्यू आपको पता है साथ में आपको 20-22 नंबर के एमसीक्यूज भी आते हैं, तो वो सारा का सारा आप मिला जुला के आपका जो पेपर है वो एक बड़ा बम्बास्टिक किस्म का पेपर बन जाता है, जो कि आपको बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर मर्ज करके आपको उसकी जान बचाता है, आपकी जान बचाता है उन पेपर्स में से, ठीक है। तो इसलिए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ, देखते हैं कि हमारी पहली स्लाइड क्या है। एमसीक्यूज हैं, एमसीक्यूज नहीं एससीक्यूज हैं, और आपको बड़े ही आसान तरीके से मैंने समझा के करा देने, और मैंने आपको इंशाल्लाह काफ़ी सारे करवा देने हैं, आज नहीं काफ़ी सारे करवा दूंगा, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमने ये कैसे किए, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहली स्लाइड। हमारा जो पहला एससीक्यू है दैट इज एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू, किसी चीज की वैल्यू
जब हमें मुकम्मल तौर पे पता चले कि यार इसकी यही वैल्यू है, ना इससे आगे है ना इससे पीछे है। अच्छा, एब्सोल्यूट वैल्यू का अगर मैं आपको ऑपोजिट बताऊं तो वो होता है अप्रोक्सीमेट। ठीक है, जैसे हम अभी आपने जी स्कोर नहीं किया, जो बच्चे ओल्ड मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको पता है जी स्कोर में हम कुछ बातों को अप्रोक्सीमेट लिखते हैं, अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो वो अप्रोक्सीमेटली का जो यानी तकरीबन तकरीबन का जो उलट है, जो ऑपोजिट है, ओपोज करता है उसको, दैट इज एब्सोल्यूट वैल्यू। इंग्लिश का वर्ड है ये, जैसे हम बोलते हैं ना एब्सोल्युटली राइट, यानी तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो द द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर की पॉजिटिव वैल्यू, रिगार्डलेस ऑफ वेदर द नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव, positive or negative, the absolute value of a is symbolized as a mod। ये दो लाइनों के दरमियान में अगर आप इसको a को लिख देंगे तो वो हमारा एब्सोल्यूट ही गिना जाएगा, इसके दरमियान में b लिख देंगे तो वो b की एब्सोल्यूट वैल्यू होगी। ओके ओके ओके, ठीक है जी। ओके मुबीन, जिसके साथ भी कर रही हैं, गुड। अल्टीमेटली यही है कि आपको लेक्चर अटेंड करना है। ठीक है, चलो ठीक है जी। तो कोई भी नंबर हो, किसी भी चीज का कोई नंबर जो उसकी परफेक्ट वैल्यू हो, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हमें ये वैल्यू मालूम है। 2 + 2 4 होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू है। ठीक है, कोरोना केसेस क्या बोलेंगे इनको, क्या आज के अभी तक के जो कोरोना केसेस हमें पता चल चुके हैं, क्या वो एब्सोल्यूट वैल्यू हैं? अगर मैं कहूं 1300 है, फॉर इंस्टेंस मैं कहता हूं 1300 केसेस हैं, तो क्या वो एब्सोल्यूट वैल्यू हैं पंजाब में? कौन बताएगा आंसर में? हाँ, ठीक है। एनीवन एल्स? इज इट एब्सोल्यूट और अप्रोक्सीमेट? हाँ, ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यूज है। शाबाश। ठीक है, जब हम किसी की हाइट को मेजर कर लेते हैं, किसी के वेट को मेजर कर लेते हैं, तो हमें उसका वेट और हाइट पता चल गया, तब तो वो वैल्यू हो गई एब्सोल्यूट वैल्यू। और अगर हमने देखकर बता दिया भाई उसकी हाइट तकरीबन लगता है 5'4" है, 5'6" है, 5'7" है, तो हम ये एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं बता रहे, हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता रहे होते हैं। ठीक हो गया? ये बात समझ आ गई? यहां तक इसकी डेफिनेशन आपके सामने मौजूद है। इज इट ओके? इसमें कोई क्वेश्चन हो तो कर लें। ठीक है, एब्सोल्यूट और अप्रोक्सीमेट वैल्यूज एक दूसरे की ऑपोजिट्स हैं। एब्सोल्यूट को समझने के लिए आपको अप्रोक्सीमेट पता होना चाहिए, और अप्रोक्सीमेटली हम रूटीन लाइफ में वी यूज वेरी फ्रीक्वेंटली दिस वर्ड। अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेटली ये इतने का है, अप्रोक्सीमेटली वो इतनी दूर है, इसका फासला इतना है। ठीक है, तो वो अप्रोक्सीमेट और एब्सोल्यूट में ये फर्क है। क्लियर? ओके, काफी सारे मैसेजेस आ गए हैं क्लियर के, ओके के। देन आई एम गोइंग फॉरवर्ड। नेक्स्ट पढ़ लो पहले, एज स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन का जब भी वर्ड बोला जाएगा, अच्छा नुदरत सर, नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव बताता हूं, नंबर के पॉजिटिव नेगेटिव होने का दोबारा बता दीजिएगा। ओके, अच्छा, द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ अ नंबर, द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ अ नंबर रिगार्डलेस द वेदर द नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। देखो, पॉजिटिव का आप इस सेंस में ले लें कि आपको अगर मैं इस तरह रखें, दरमियान में जीरो ले आते हैं, यहां पर हमने जीरो रखा, और आपकी राइट साइड पे जा रही हैं वैल्यूज पॉजिटिव, आपके लेफ्ट साइड पे जा रही हैं वैल्यूज नेगेटिव वाली। ठीक है, तो जैसे वो वैल्यू चाहे इस तरफ को बढ़ रही हो, चाहे वो इस तरफ को बढ़ रही हो,
इसको कहा गया पॉजिटिव वैल्यू, यानी आपको प्रोग्रेसिंग वैल्यू, चाहे वो इस तरफ को बढ़ रही हो चाहे वो इस तरफ को बढ़ रही हो, कहीं कहीं जाके कहीं भी जाके वो रुक जाए, चाहे वो नंबर नेगेटिव हो चाहे वो नंबर पॉजिटिव हो। जैसे मैं कहूं कि नारायण का टेम्परेचर इस वक्त चल रहा है -11, वाकई चल रहा है, हाँ जी, -11, ठीक है। तो वो सारे दिन तो -11 नहीं रहता, ठीक है, तो वो अप्रोक्सीमेट होता है वो वैल्यू नेगेटिव। और अगर हम कहें कि 12 बजे उसका टेम्परेचर जो था वो -6 था, जैसे कोरिलेशन में होता है, बिल्कुल हीरा, ठीक है। हाँ, जिस चीज का श्योर ना हो अदीला, वो अप्रोक्सीमेट होता है। देखिए, चाहे हम, हाँ, मींस इक्वल वैल्यूज, दोनों तरफ से इक्वल्स, ठीक है। ये बता रहा था, चाहे वो नेगेटिव की तरफ जाके बिल्कुल हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू बन जाए, चाहे वो पॉजिटिव की जाके एब्सोल्यूट वैल्यू बन जाए, हमें दोनों तरफ रिगार्डलेस दिस की वैल्यू किस तरफ जा रही है, वो हमारी वैल्यू प्रोग्रेसिंग वैल्यू होगी। इस पॉजिटिव वैल्यू को आप प्रोग्रेसिंग वैल्यू भी कह सकते हैं, जो पहला पॉजिटिव लिखा हुआ है, ठीक है। वो किसी भी तरफ प्रोग्रेस कर रही हो, नेगेटिव की तरफ कर रही हो या प्लस की तरफ कर रही हो। यहां तक बात समझ आ गई? जी जी, इक्वल खदीजा, इक्वल नहीं, मैं ये बता रहा हूं कि वो वैल्यू माइनस भी हो सकती है और वो वैल्यू प्लस भी हो सकती है। तो जब वो हमें वैल्यू कंफर्म पता चल जाए कि ये भाई वैल्यू इतनी ही है, ठीक है, जैसे आइस जो है वो मेल्ट करती है 0 पे, ठीक है ना, तो वो 0 पे मेल्ट कर दी, हमने उसको पढ़ लिया, हमारी नॉलेज में ये चीज आ गई कि वो, सॉरी, जब फ्रीज हो जाएगी, फ्रीजिंग पॉइंट है उसका, तो वो क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू है उसकी। -13 पे कोई टेम्परेचर किसी इलाके का है तो वो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है किसी खास टाइम पे। या गर्मी में हम कहते हैं यार 12 बजे टेम्परेचर लिया तो वो 48 तक था, मुल्तान का, गर्मी होती है वहां पे, ठीक है, लाहौर में भी हो जाएगा, तो वो उसका क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू है। तो कोई भी वैल्यू जो चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, तो वो एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाती है। गॉट माई पॉइंट? चले आगे। अच्छा जी, एज स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन का जब वर्ड यूज कर लिया, इट मींस के स्टैंडर्ड क्या होगा, ठीक है। एज स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है कि हमने एज का एक स्टैंडर्ड रख लिया, हमने उस एज को स्टैंडर्डाइज कर लिया कि भाई हमें यही वाली एज चाहिए, ना इससे ऊपर का ग्रुप चाहिए ना इससे पीछे का ग्रुप चाहिए। तो हमें एज स्टैंडर्डाइजेशन करते हुए एक खास एज के ऊपर इत्तेफाक करना है, एक खास एज को हमने अपने सामने रखना है जिस पर हमें अपनी रिसर्च करनी है। डिफाइन कर देता हूं, अ प्रोसीजर ऑफ एडजस्टमेंट टू रिमूव द इफेक्ट ऑफ डिफरेंसेस इन एज इन डिफरेंट ग्रुप्स। डिफरेंट एज ग्रुप्स हमारे सामने, जब हम कोई रिसर्च कर रहे होते हैं, डिफरेंट एज ग्रुप्स हमारे सामने आ जाते हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि कार्डिक अरेस्ट किन लोगों में ज़्यादा होता है, तो हम एज वाइज कैटेगराइज कर लेंगे। हम कहेंगे भी पहले देखते हैं कि हाँ 20 to 40 बिल्कुल ठीक है, तो ये एज स्टैंडर्ड कर ली हमने। जो स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि जो जिनकी एज 45-50 तक जा रही है, हमने ग्रुप में डालने के लिए उनकी एज कम लिख ली, ऐसा नहीं है। या जिनकी कम एज है उनको अपना सैंपल साइज बढ़ाने के लिए हमने उनकी एज ज़्यादा लिख के हम इस तरफ लेके आ गए, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने क्या करना है, ये उन लोगों को बीच में से क्या कर देना है, कट ऑफ कर देना है, वो हमारी रिसर्च पे पूरा ही नहीं उतरते, तो हमने उस सैंपल को लेना ही नहीं है। हमारे वो वाले सैंपल्स हम लेंगे ही नहीं, ठीक है। हमारे जो सैंपल कौन से होंगे, जैसे इन्होंने अभी हीरा ने एग्जांपल बताई है कि 20 to 40 वाली जो है वही वाली रेंज हम लेंगे। ओके,
हीरा, ये कौन, इनके बारे में कहा गया है कि कौन लोग हो तुसी। ये बात उनके बारे में कही गई है, ठीक है, जो ये लिखते हैं। अच्छा जी, ठीक है, देखो, a procedure of adjustment to remove the effect of differences in age in different groups। तो मैंने नीचे ब्लैक लाइन में इसीलिए इसको डिफाइन भी कर दिया है मजीद, ये दिस इंक्रीजेस कंपेरेबिलिटी, ठीक है, तो वो उनके, भाई चुप, लेक्चर हो रहा है, सुमैया, हीरा, खामोश। ठीक है, तो इंक्रीज कंपेरेबिलिटी, जब आप कंपेयर कर रहे होते हैं चीज को, कंपेरेबिलिटी इंक्रीज करनी होती है आपने किसी चीज की, तब आप एज स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं। बात समझ आ गई? या तक समझ आ गई है तो आगे चलते हैं, वरना रिपीट करेंगे हम इसी स्लाइड को। चलो भाई, यहाँ पे जरा यस वाली वो लगाए ना, तो फिर ही मुझे पता चलेगा। ओहो, एक मिनट होल्ड। कुछ बेहतर है। हम्म, सोनिया समझ नहीं आई, इसका मतलब है कि सोनिया आप अभी ज्वाइन किया आपने। एज स्टैंडर्ड रिपीट करते, मुझे समझ नहीं आई। सना चौधरी, ठीक हो गया, चले दोबारा कर लेते हैं। अच्छा जी, एज को जब स्टैंडर्डाइज किया जाएगा, हम्म, जब आप मिल्क पैक का एक डिब्बा खरीदते हैं, उसके ऊपर दो चीजें लिखी होती हैं, स्टैंडर्डाइज्ड, पेस्चराइज्ड, ठीक है, दोनों चीजों का मतलब समझ लो। जब आप पेस्चराइज्ड मिल्क पीते हैं, उसका मतलब है कि उसको उबाल के फौरन उन्होंने ठंडे में से गुजार के, फिर गर्म में से गुजार के फौरन उसको ठंडा किया गया है, ताकि उसके बैक्टीरिया जो हैं वो मर जाए। ये तो हो गया पेस्चराइज्ड। स्टैंडर्डाइज्ड, ना सिर्फ एक फॉर्म का दूध लिया जाता है, बल्कि दूसरे भी बाकी सारे फॉर्म्स का दूध लिया जाता है, सबको मिक्स करके फिर एक स्टैंडर्ड है उनका, कि भाई हमने ये वाला इस क्वालिटी का दूध जो है ना वो सेल करना है, तो स्टैंडर्डाइज करते हैं वो चीज़ों को। हमने जब एज स्टैंडर्डाइज करनी होती है, हम सिर्फ वही वाला ग्रुप चूज करते हैं जो कि हमें चाहिए होता है। जो ग्रुप हमें चाहिए ही नहीं, जो ग्रुप हमारी रेंज में आता नहीं है, तो हम उस वाले रेंज को निकाल बाहर करते हैं। जो छोटे लोग हैं उनको भी निकाल देते हैं, जो बड़े लोग हैं उनको भी निकाल देते हैं। तो जो हमारी रेंज में आ रहे होते हैं, हम सिर्फ उसी डेटा को लेते हैं। दैट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। प्रोसीजर टू एडजस्टमेंट टू रिमूव द इफेक्ट ऑफ डिफरेंसेस इन एज इन डिफरेंट ग्रुप्स। मुख्तलिफ ग्रुप्स में जो एज का डिफरेंस आ रहा होता है, उसको रिमूव करने के लिए, उसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए जो भी प्रोसीजर इस्तेमाल किया जाता है, उसको एज स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं। इससे क्या होता है, हमारी जो कंपेरेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। ओके, अब
जी बच्चों, आ गई है दोबारा से तस्वीर और आवाज आ गई, आवाज आ गई है। और डिस्कनेक्ट हो गया था। आ जाती है। अब ठीक है ना? चलें, गुड। ओके, एज स्टैंडर्डाइजेशन हमने पढ़ लिया। एज स्टैंडर्डाइजेशन पढ़ने के बाद हम आगे चलते हैं कि क्या अगली स्लाइड कहती है हमारी। लो जी, नाम पढ़ लो सिर्फ, आपको बाकी बात समझ आ जाएगी। एज स्पेसिफिक डेथ रेट। अच्छा, जब भी डेथ रेट, बर्थ रेट और फर्टिलिटी रेट, ये सब चीजें निकालनी होती हैं, हम पर 1000 निकालते हैं। ठीक है, इन सब चीजों को कैलकुलेट किया जाता है पर 1000, यानी 1000 में से ये लोग कितने हैं। तो दो चीजें नजर आ रही हैं यहाँ पे, एक तो डेथ रेट, एक मैंने आपको कांस्टेंट बता दिया। 1000 जो है इसमें कांस्टेंट है, ठीक है। 1000 कांस्टेंट है, उसको साइड पे कर लिया। अब एज स्पेसिफिक, जो आपकी एज है वो एक स्पेसिफिक या स्पेसिफाइड एज है, उसको आपने लेना है। और उसमें से डेथ रेट क्या है, एज स्पेसिफिक डेथ रेट, यानी उस खास एज ग्रुप में उस खास एज ग्रुप में आपकी जितनी भी डेथ्स हुई हैं पर 1000, तो वो कितनी हुई हैं। नंबर ऑफ डेथ्स इन 1 ईयर, एक साल में, ऑफ अ पर्सन्स, ठीक है, नंबर ऑफ डेथ्स इन 1 ईयर ऑफ पर्सन ऑफ अ स्पेसिफिक एज ग्रुप पर 1000 पॉपुलेशन। तो भाई साल और पर 1000 दोनों कांस्टेंट हो गए, तो एज और डेथ जितनी हुई है वो वेरिएबल्स हैं, वो फिट करेंगे इसके अंदर, हमारा निकला। जैसे मैंने एग्जांपल नीचे लिखी है कि 2010 और 11 में एज ग्रुप 50 टू 60 ईयर्स, उसमें 40 लोग की डेथ हुई पर 1000। तो ये कितना हुआ जी, 0.04, यानी हमारा जो डेथ रेट रहा 0.04 रहा। बात समझ आ गई? अगर इसको परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका 4% होगा। ठीक है जी। बता दीजिए ये स्लाइड अगर आपको समझ आ गई है, इफ यू अंडरस्टैंड इट। ये बाकी बच्चे किधर गए भैया, उनको 32 हो गए, ठीक है। दबका मारो, फौरन आ जाते हैं। जी सना समझ आ गई, नौरीन समझ आ गई, जेनिफर अंडरस्टूड, सुंदर शाबाश, गुड। ओके हो गया, यहां तक बात समझ आ गई। ठीक है, काफी सारे लोगों का रोजा भी होगा ना, बल्कि सबका ही होगा ना। चलो, अफ्तारियां शफ्तारियां तो नहीं बनानी समैया, कर देता हूं। एज स्पेसिफिक डेथ रेट में क्या होता है, आपको एज, कोई स्पेसिफिक एज लेनी होती है, कोई स्पेसिफिक ईयर लेना होता है, और उसको हम क्या करते हैं, पर 1000 पे डिवाइड कर देते हैं। देखो, नंबर ऑफ डेथ्स इन 1 ईयर, एक साल में। जी जी बिल्कुल, आई एम हैविंग फास्ट। नंबर ऑफ डेथ्स number of deaths in 1 year of persons of a specific age group per 1000 population। 1000 में, 1000 में पॉपुलेशन में आपको, अच्छा अच्छा, पर 1000 पॉपुलेशन में से आपको ऑफ अ स्पेसिफिक एज ग्रुप पर 1000 पॉपुलेशन, जब आप उसको 1000 में से निकाल लेते हैं, एक साल के लोग, तो फिर वो आपका एज स्पेसिफिक डेथ रेट कहलाता है। जैसे कि 2010 और 11 के दरमियान क्या हुआ, 50 टू 60 ईयर्स के जितने लोग थे, 40 लोग 1000 में से, यानी उस साल में
1000 में से 40 लोग की डेथ हुई है, हम परसेंट निकालते हैं तो हम 100 से निकालते हैं, हम ये रेशियो एज डेथ या बर्थ रेशियो निकालते हैं तो हम पर 1000 निकालते हैं। ठीक है जी, 100 से निकालेंगे तो वो तो बात बहुत ऊपर चली जाएगी। ठीक है, तो ये पर 1000 आपको रेशियो निकालना होती है। जी जी बनानी है सर, ठीक है। आलिया थैंक यू वेरी मच, मुंह धो के आया हूं अभी मैं। हाँ जी, मुंह धो के आया हूं इसलिए मैं, रोजा है मेरा सच्ची मुच्ची वाला। ठीक हो गया सुमैया, समझ आ गई। नौरीन एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा, और जी किसी को कोई क्वेश्चन है इसमें? इसी से रिलेटेड हमारी अगली भी एक स्लाइड है, इसमें अगर कोई बात समझ नहीं आई तो हम उसमें समझ लेते हैं। ओके ठीक है, चलो। ये देखो, अभी आपको कल कह रहा हूं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि आपको एज स्पेसिफिक डेथ रेट, अब हम बात कर रहे हैं एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट। ठीक है, कि वहां पर फर्टिलिटी कितनी है। कुछ कंट्रीज हैं जहां पर फर्टिलिटी रेट बहुत कम है, ठीक है, और कुछ कंट्रीज है वहां फर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा है। इन पाकिस्तान भी ऐसा ही है। ठीक है, तो नंबर ऑफ number of live birth to a women, number of live birth to a women particular age group per 1000 women। ठीक है, तो पर 1000 आपने पहले तो वो 1000 खवातीन इकट्ठी कर लिया आपने। ठीक है, उसमें से एक साल में, एक स्पेसिफिक ईयर में, एक साल में उस के वहां पर क्या फर्टिलिटी रेट रहा, हम उसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। हमने ले लिया ईयर, नीचे देखें एग्जाम्पल जो ब्लैक वाली है, ईयर लिया, फिर हमने कहा कि 24 साल से लेके 35 साल तक की जो खवातीन हैं उनके यहाँ 200 बच्चों की पैदाइश होती है, तो वो 1000 जो खवातीन थी उनमें से 200 बच्चों की पैदाइश होती है। ठीक है, नंबर ऑफ लाइव बर्थ चाहिए। अब ये इट डजंट मीन कि 200 खवातीन के यहाँ बर्थ हुई है, 200 खवातीन के यहाँ बर्थ नहीं हुई। इट मीन्स कि एक खातून के यहाँ, ये क्या हो सकता है यार, क्या पढ़ा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो लाइव बर्थ जो है वो उनमें से कितने लोगों की, कितने बच्चों की वहां पे बर्थ हुई है। ठीक है, तो 200 डिवाइडेड बाय 1000 तो हमारा आता है 0.2। अगर हम इसी वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो 20% आएगा। ये बात किसी को समझ नहीं आई तो मुझसे अभी सवाल करें। नंबर ऑफ लाइव बर्ड्स इन अ ईयर टू द वेमेन। हाँ, फिर ये एक एक ही बच्चा होगा, ट्विंस भी हो सकते हैं। अब पता चला कि रोजा है सर। नहीं 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 नहीं, मैं बात कर रहा हूँ भाई, ट्विंस भी हो सकते हैं, ट्विंस भी हो सकते हैं। ठीक है, बेसिकली हाँ, ट्विंस भी हो सकते हैं, तो इसलिए ये जरूरी नहीं है, ये लाइव बर्थ्स की बात हो रही है। ठीक है, ये लाइव वुमेन की बात हो रही है। ठीक है, अच्छा दोबारा पढ़ा देते हैं। एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, नंबर ऑफ लाइव बर्ड्स टू अ वेमेन ऑफ पर्टिकुलर एज ग्रुप्स। ठीक है, एक एज ग्रुप हमने ले लिया, उस एज ग्रुप की 1000 खवातीन हमने 1000 खवातीन हमने इकट्ठी की। 1000 खवातीन मतलब उन खवातीन में से, उस एज ग्रुप की खवातीन 1000 थी, तो उनमें से कितनों के हाँ या कितने लाइव बर्ड्स वहां पर उस एरिया में या उस एज में या उस ईयर में हुई हैं, वो हमारा एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट है। नीचे फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, सारी चीजें क्लियर हैं। सुमैया जैसे ही आप आएंगे मिल जाएंगे मेरे पास, ये गाड़ी में।
2010 एंड 12, 10 एंड 11 हमने रखा हुआ है 1 साल। इसके बाद हमने एज ग्रुप डिस्कस कर लिया कि 24 से 35, और उसके बाद 200 लाइव बर्थ्स हुई थी। चलो ठीक है, 200 लाइव बर्थ्स आउट ऑफ 1000 वुमेन, और इसके बाद 0.2 उसका रेट निकला, जो रेट हम निकालना चाह रहे हैं। और अगर इसको हम बात करेंगे परसेंटेज में, तो इसी वैल्यू को 0.2 को मल्टीप्लाई कर लें आप 100 से, तो ये 20% बनेगा। अच्छा जी, कर लें डिवाइड साथ साथ कैलकुलेटर। भाई मोबाइल से निकाल लो फिलहाल, ठीक है, आगे चलते हैं। कितने गया ये, ठीक है, कर लीजिएगा। आगे चलो, प्रोबेबिलिटी। बच्चों ये जो काम है ना, प्रोबेबिलिटी, वन ऑफ माय फेवरेट्स। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का अंदाजा अगर आप लोगों को हो जाता है ना किसी चीज की, तो फिर आप जैसा बंदा ही कोई नहीं। मैं तो ये कहा करता हूं कि स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें इल्म नजूम भी शामिल है। यानी आप किसी काम के होने का और ना होने का अंदाजा लगा लेते हैं कि यार ये काम होगा कि नहीं होगा। ठीक है, वैसे तो ये काम सिर्फ इल्म नजूम बता सकता था, लेकिन अब स्टैटिस्टिक्स और बायोस्टैट भी इस पाए पे पहुंच गई कि ये बता सकती है। हाँ जी, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। मरियम तुम कहाँ से जा गई हैं? पहले प्रेजेंट लगवाई नहीं, अब आप कह रही हैं है ना, एज को कुछ नहीं करना। देखो जी, चांसेस ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट फ्रॉम द टोटल इवेंट्स। अच्छा जी, ठीक है, आप स्टार्ट से यहीं पे चलें। प्रोबेबिलिटी में क्या पढ़ा जाता है, देखिए हम चांसेस देखते हैं कि कोई काम हो सकता है ऑफ एन इवेंट, कि उस इवेंट के होने के कितने चांसेस हैं फ्रॉम द टोटल इवेंट्स, फ्रॉम द टोटल चांसेस, जितने चांसेस हैं टोटल इवेंट्स हैं उसमें से उस काम के होने के कितने चांसेस। मेरे पास, चलो मैं बता देता हूं आपको। ये जो नीचे एग्जांपल लिखी हुई ना, ये इसकी नहीं है, ये गलती से आ गई है। अब इसकी एग्जांपल मुझसे सुन लें। कोई काम होने के टोटल चांसेस जो हैं वो हम डिवाइड में रखते हैं, ठीक है, बटे में रखते हैं। किसी काम के होने के टोटल चांसेस बटे में रखते हैं, और जितना वो काम हो सकता है, जितना वो काम होने के चांस होता है, वो आप ऊपर रखते हैं। जैसे कि मैं कहूँ जो फेयर डाइस है, लूडो का जो डाइस है, अगर मैं कहूँ कि उस पे कोई भी इवन नंबर आने का क्या चांस है, यानी हमने रोल डाइस किया, यूं करके फेंका। नहीं बच्चों, ये नीचे वाली एग्जांपल समझिए, ये एग्जांपल नहीं है इसकी, ये पिछली स्लाइड कॉपी की थी तो ये साथ आ गया, इसको इग्नोर कर दें। जी हाँ, 0 और 1 में होती है प्रोबेबिलिटी। शाबाश, है रट्टा मारा हुआ है मरियम तारिक। हाँ, हमने 0 और 1 में ही होती है प्रोबेबिलिटी, 0 और 1 के दरमियान आती है। अब क्या करेंगे, जो टोटल चांसेस होते हैं उसको नीचे रखते हैं, और जो उस काम के होने के चांसेस होते हैं, जो पॉसिबिलिटी होती है, वो आप ऊपर रखते हैं। मैंने आपको बताया कि हमने लूडो का एक दाना ऐसे रोल किया, अब उस पे क्या चांसेस हैं कि उस पे 1, 3 या 5 आएगा। प्रोबेबिलिटी क्या है इसके आने की, इसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। देखो, उस पे ये वाले नंबर 3 साइड्स पे मौजूद है, ठीक है, तो 3 को तो रखो ऊपर। टोटल उसके चांसेस क्या हैं, 6, तो 6 को रखो नीचे। क्या आ गया, 3/,
जब मैंने 3 को 6 पर डिवाइड किया, ओ कितने गया ये, ओ माय गॉड, मैं बता देता हूँ। ये वो सोलर वाला ना तो बंद हो गया। 3 को जब 6 पर डिवाइड किया तो 0.5 आ गया। ठीक है, 0.5 का मतलब है कि बिल्कुल आधे आधे चांसेस है। जितनी कोई वैल्यू आगे की तरफ जाएगी, टुवर्ड्स 1 जाएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी उतनी ही स्ट्रांग होगी। ठीक है, जिस चीज के होने के चांसेस उतने ही स्ट्रांग होंगे जितना वो 1 की तरफ चलती जाएगी। समझ आ गई? अब मैं आपसे पूछता हूं, मुझे प्रोबेबिलिटी निकाल के दिखाएं। कैलकुलेटर सबके पास मौजूद है शायद, या मोबाइल्स में से निकाल लें। एक फेयर डाइस पे मैंने एक लूडो का दाना रोल किया। मुझे ये बताइए कि 4 से ऊपर ऊपर नंबर आने के क्या चांसेस हैं, यानी 1 2 3 4 तक आने के क्या चांसेस है, प्रोबेबिलिटी क्या है? क्या प्रोबेबिलिटी है कि 1 2 3 4 में से कुछ आएगा? इट मीन्स कि हम, शाबाश, वेटिंग फॉर द आंसर। किसी के पास है तो कैलकुलेटर कर लो भाई। समैया शाहिद 0.67, ठीक है। 0.66 आता है तो वो अगला डिजिट हम लेंगे नहीं, इसलिए उसको 7 कर देंगे। शाबाश समैया, बिल्कुल ठीक किया आपने। तो इट्स 0.67 इज द आंसर। हम 4 को ऊपर रखेंगे और 6 को नीचे रखेंगे, डिवाइड कर देंगे। ये है प्रोबेबिलिटी। समझा भी दी। इसको क्लास में जब प्रैक्टिकली करेंगे तो मैं आपको काफ़ी अच्छी तरीके से करवाऊंगा। इसमें जो आपके प्लेइंग कार्ड्स हैं, ताश के पत्ते हैं, वो भी यूज़ होते हैं, वो भी लेकर आऊँगा। जो ग्लास की बॉल्स होती हैं जिसे कंचे कहते हैं, वो भी लेकर आऊँगा। प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे उस तरह की। ठीक है, बड़ी अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी आपको। ओके जी, इट्स 0.67। ये 0.7, हाँ, परसेंट में इतना ही बनता है ये तकरीबन। ठीक है, चांसेस ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट फ्रॉम द टोटल इवेंट्स। ठीक है जी, आगे चलते हैं। यहां तक की बात क्लियर है? अच्छा जी, हो गया। सुंदस को भी समझ आ गई, आरिफा, जेनिफर, समिया, शाहिद, अक्सा, शाबाश। ठीक है जी, खदीजा, ओके, गुड। आगे चलते हैं। ओए होए 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 होए, ये टॉपिक छेड़े कि ना छेड़े? छेड़ लेते हैं। ये आपको रिसर्च में मुझे बताएं पहले पढ़ाया गया है कि नहीं अभी तक? टाइप 1 एरर। ये टाइप 1 और टाइप 2 एरर जो है, आलिया मैं आपको बताता हूँ, टोटल है वो हमें कहाँ से पता चलता है? टोटल कहाँ से पता चलता है? टोटल गिवन होते हैं। टोटल गिवन होते हैं। देखो, एक क्लास मैट्रिक के एग्जाम में सपोज हमने कहा 1,50,000 स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं। ठीक है, 1,50,000 स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं, और उनमें से तकरीबन कोई 70 या कहें 60,000 बच्चे ऐसे हैं जो कि बड़े ही टॉप क्लास स्कूल्स के हैं, जिनके हमेशा नंबर अच्छे आते हैं। तो हम ये कहेंगे कि वहाँ पे स्कूल, किस स्कूल के या कितने बच्चों के फर्स्ट आने की प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबली कितने बच्चे अच्छे नंबर ले सकते हैं। तो वो वही वाले स्कूल्स के 5 साल का आप रिकॉर्ड देख लें, 10 साल का देख लें, वही स्कूल्स के बच्चे अच्छे नंबर ले रहे होते हैं। ठीक है, तो वो 60,000 जो बच्चे हैं उसको ऊपर रखेंगे, 1.5 लाख को नीचे रखेंगे, तो आप उसको डिवाइड करने के बाद उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। ठीक है,
खदीजा अब्दुल्ला कह रही ना छेड़ें प्लीज। अब खदीजा ये टॉपिक आ गया है तो करना पड़ेगा। बात समझ लो, इसको बड़ी आसान सी चीज है, एम हमने इसको हवा बनाया हुआ है। इट्स टाइप, चले आलिए ठीक है, थैंक यू। टाइप 1 एरर, इसके आगे मैंने बनाया हुआ है छोटा सा अल्फा। टाइप 1 एरर के आगे मैंने बनाया हुआ है अल्फा, ठीक है। टाइप 1 एरर को अल्फा से भी जाहिर किया जाता है, ठीक है। आपके 8 मिनट्स बाकी है, मैं आपका ज़्यादा इससे टाइम लूंगा क्योंकि मुझे पता है रोज़ा है, आप लोगों ने को पकौड़े शकोड़े ये वो भेजने भेजने भी होंगे कहीं पे, खाने भी हैं और मतलब बनाने भी हैं, तो मैं आपको 6 बजे बिल्कुल जान छोड़ दूंगा। देखिए, टाइप 1 एरर समझ लें, द एरर दैट रिजल्ट्स इफ अ ट्रू नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। यहां पे आगे बच्चों को जो है ना वो दिमाग में से बात निकल जाती है। फिर सुनो, द एरर दैट रिजल्ट्स इफ अ ट्रू नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, ठीक है। एरर हमने कर लिया, रिजल्ट्स इफ अ ट्रू नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। दूसरी लाइन समझे, इफ अ डिफरेंस इज कंक्लूडेड, हमने कहा कि भाई ये रिसर्च वैलिड है, यानी रिसर्च हमेशा उस चीज की होती है जो खराबी होती है, जो चीज पहले से ठीक हो उस पर रिसर्च नहीं होती, ठीक है। हम लोग बुखार के इलाज पे रिसर्च नहीं करने वाले, हम लोग पिंपल्स के इलाज पे रिसर्च नहीं करने वाले, हम लोग कोरोना वायरस पे रिसर्च करने वाले हैं क्योंकि काम खराब हुआ हुआ है। अब देखें, इफ अ डिफरेंस इज कंक्लूडेड, अगर हमने कहा कि डिफरेंस है, नतीजतन हमने कह दिया, बुखार के मरीज को हमने कह दिया भाई 2 बुखार के मरीज हैं, हमने एक को कुछ दिया एक को कुछ दिया, एंड पे हमने नतीजा निकाल दिया भाई हमने ये वाली मेडिसिन इसको दी थी ये इसको दी थी, दोनों ठीक हो गए। डिफरेंस इज कंक्लूडेड, रिसर्च भी कर ली और हमने कंक्लूड भी कर दिया कि भाई दोनों दवाएं जो है वो बुखार के लिए ठीक है। व्हेन देयर इज नो डिफरेंस, जब उन चीजों में डिफरेंस ही ना हो, जब किसी चीज में डिफरेंस नहीं होता तो उस पर रिसर्च करने की जरूरत नहीं होती। क्लास में मैंने एक एग्जांपल दी थी आपसे, सीनियर्स जो बैच है उसको मैंने एग्जांपल ये दी थी ये चीज समझने के लिए कि मैंने कहा था कि देखो शालामार की जो गार्डन है छोटा सा अंदर, शालामार एसएनसी वाला जो गार्डन है, यहाँ पे हेलीकॉप्टर उतर सकता है। अब मुझे बताएं ये रिसर्च ठीक है कि गलत है? इस पर रिसर्च की जा सकती है कि नहीं की जा सकती? जबकि आपको पता है कि हेलीकॉप्टर के जो विंग्स हैं, जो पर हैं, वो इतने बड़े बड़े होते हैं कि वो तो दीवारों के साथ लगेंगे। क्या उस ग्राउंड में हेलीकॉप्टर उतर सकता है? वॉइस नहीं आ रही, वेट कर लेते हैं। आगे आवाज? नो सर, नो सर, क्या आवाज नहीं आ रही कि हेलीकॉप्टर नहीं आ रहा? नहीं आ सकता ना हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर नीचे नहीं उतर सकता वहां पे। ओके, आवाज आ रही है तो पता ये चला। यस, जब एक चीज का पता है कि ये चीज नहीं हो सकती तो उस पर रिसर्च नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर हम उस पर फिर रिसर्च करते हैं जो कि वॉइड इनवैलिड रिसर्च होती है, उसको बोलते हैं टाइप 1 एरर। याद रखना कि जिस काम के बारे में हमें पता है इस पे रिसर्च नहीं हो सकती, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, कोई रिसर्च नहीं हो सकती इस पे, तो अगर फिर भी कोई बंदा अपना पैसा, वक्त और स्किल्स सब कुछ बर्बाद करेगा तो वो टाइप 1 एरर की तरफ जा रहा है। आलिया, आवाज क्यों नहीं आ रही? सोनिया, ऐसे नहीं बोलते। अक्सा, माय गॉड, बाकी नहीं आ रही दो।
अब बताइए, और चेक। जी जी जी, आवाज आ रही है। जैसे कि लाहौर कलंदर, या बिल्कुल। नहीं नहीं भाई, ये तो लाहौर कलंदर मैच ना जीतना शुरू करता तो शायद कोरोना भी ना आता, उनके मैचेस बंद हो गए। ठीक है ना। अगर वो जीतना ही शुरू हो गए थे तो फिर कोरोना साहब ने कहा कि चलो बंद करो सब कुछ। अगर मैं कहूं, हम तजर्बा करना चाहें कि एक बंदे को मीनारे पाकिस्तान से नीचे फेंक के देखते हैं, ये उठ के भागता है कि नहीं भागता। ये रिसर्च वैलिड है। एक बंदे को मीनारे पाकिस्तान से नीचे फेंकें और कहें कि ये उठ के भागेगा या नहीं भागेगा, ये रिसर्च वैलिड नहीं है। यकीनन वो शदीद जख्मी होगा। ठीक है, तो इस पर रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी कोई बंदा इस पर रिसर्च करता है तो वो टाइप 1 एरर की तरफ जाएगा। ठीक है, इट्स ओनली 2 मिनट्स रिमेनिंग। नॉट वैलिड है, तो जो रिसर्च नॉट वैलिड हो, जिसके बारे में हमें रिसर्च करने का फायदा ही कोई ना हो, उसको हम टाइप 1 एरर कहते हैं। फिर अब मैं डेफिनेशन फिर से पढ़ रहा हूं। द एरर, वो वाला एरर दैट रिजल्ट्स इफ अ ट्रू नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। नल हाइपोथेसिस के 2 मिनट है, नल हाइपोथेसिस भी सुन लो। नल हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस क्या होता है? मफरूजा, फर्ज किया, इसको बोलते हैं हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस के फर्ज किया तो क्यों किया? जिस चीज को हम फर्ज भी ना कर सके उसको हम नल हाइपोथेसिस बोलते हैं। वो बेचारा मर ही जाएगा सर, वाकई में। जी जी बिल्कुल, 2 मिनट्स, आई नो, ओनली 1 मिनट रिमेनिंग। मैं कॉल डिस्कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, सो नल हाइपोथेसिस, ट्रू नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। अगर हम नल हाइपोथेसिस यानी वो वाला मफरूजा जो पहले ही गलत है, उसको, उस गलत मफरूजे को रिजेक्ट कर दें कि नहीं भाई आप ये बात गलत कह रहे हैं, हम तो इस पर रिसर्च करेंगे, हालांकि इस पर रिसर्च नहीं हो सकती। ठीक है, सो ये है हमारा टाइप 1 एरर, और इसको डिनोट किया जाता है किससे? अल्फा से। आगे टाइप 2 एरर है, बीटा एरर है। मैं ये आपको सेंड कर दूंगा ये प्रेजेंटेशन, और इसकी डिस्क्रिप्शन जो है मैं आपको वॉइस नोट में बता दूंगा अगर आप लोगों को अभी जाना है तो। यस, इट्स 6 o'clock। मैं देखता हूँ कितनी प्रेजेंटेशन, कितनी स्लाइड्स आ गई। ओ, काफी सारे। क्लियर है जी? थैंक यू खदीजा, अदीला, ओके। चलो बच्चों जाओ, शाबाश आप लोग अब। ठीक है, बाय फॉर नाउ। अपना ख्याल रखें, दूसरों का भी ख्याल रखें, और अपना ज़्यादा रखें, क्योंकि आपका कोई नहीं रखेगा। जी जी, इंशाल्लाह दुआएं आपके साथ है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।